ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे हैं आप। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थोड़ा सा इसमें पहला इमेज जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, बाकी इमेज आपके क्लियर हैं। यहाँ थोड़ा सा शुरुआती लाइनें कुछ दिक्कत कर रही हैं, कोई बात नहीं है। आपको मैं सुना रहा हूँ। देखो, मैं पहले आपको लाठी कहानी सुनाऊंगा, फिर कहानी की समीक्षा आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आप टेंशन नहीं लेने का। लाठी कहानी सुनिए, फिर इसकी समीक्षा सुनिए, बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। हृदय स्पर्शी कहानी है, बड़ा प्रेम भरी कहानी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और आप कहीं जाइएगा नहीं, समीक्षा इसकी सुननी है। इसके बाद चरित्र चित्रण तो हम अलग वीडियोस में बनाएंगे, जिसमें केवल चरित्र चित्रण का चरित्र चित्रण नहीं होंगे, लगातार चरित्र चित्रणों का वीडियो हम देंगे। लाठी कहानी है और शिवानी इसकी लेखिका है। ये तो अब आई है, पहले जब हम लोग पढ़ते तो शिवानी की सती कहानी एक थी। तो मैं सुनाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, मन को एकाग्र करके, क्योंकि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। समझ गए आप? कहीं जाइएगा नहीं, अब सुन के ही जाइएगा। अगर जाएंगे तो मिस हो जाएगी और आपको मोहब्बत की भरी ये, देखो आजकल लोग लव मैरिज करते हैं, है ना? लेकिन इसमें ऐसी स्टोरी है जो मैरिज के बाद लव हुआ। समझ गया? तो लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सेनेटोरिया की बलैयां सी ले रहा था। कांच की खिड़कियों पर सूरज की आड़ी तिरछी किरणें मरीजों के क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती थीं। मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग, जीर्ण पीले चेहरे सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल उठते। आज टीबी सिरदर्द और जुकाम खांसी की तरह आसानी से जीती जाने वाली बीमारी है, पर आज से कोई 20 साल पहले टीबी मृत्यु का जीवंत आवाहन थी। भुआली से भी अधिक मांग तब गोठिया सैनिटोरियम की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सैनिटोरियम के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि मैं शॉर्टकट अपनाऊं? मैं आप शॉर्टकट मत अपनाइए। पहले विस्तार पूर्वक कहानी का आनंद लीजिए, फिर उसमें समीक्षा भी आपको नज़र आ जाएगी, फिर उसके डायलॉग्स भी आपको नज़र आ जाएंगे, फिर उसके चरित्र चित्रण भी आपको नज़र आ जाएंगे और पात्रों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी, अब एक पात्र आया जिसका नाम है कप्तान जोशी, ठीक है? एक पात्र है जिसका नाम है कप्तान जोशी। तो आप ध्यान रखिए, कप्तान जोशी एक महत्वपूर्ण पात्र है जो इस कहानी में है। कौन है? कप्तान जोशी। स्वयं अपनी रोगणी पत्नी के साथ रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वो दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयां देता। पास के बगल के मरीजों की बड़ी तृष्णा और चाव से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंद चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वो घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर रहे कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो, अब एक पात्र का नाम आया बानो, की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई थीं। शांत सरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष पश्चात यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहां न अम्मा चाची और ताई की शासन की लगाम थी, न नई बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमजोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। अब डैने पूछेगा, डैन क्या है? डैने मतलब पर, पंख। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता, तो उसकी सींक सी कलाई की सोने की चूड़ी सरसर कर कोहनी तक सरक जाती। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था, स्विस में रहने वाला था।
एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो, ये बीमारी जवानी की भूखी है। मैं देख रहा हूं तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण भर को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और मां ने रो रो कर चिट्ठियां डाल दी थीं। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, ये बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी से मजाक करता। सैनिटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुरानी की ही एकमात्र दुतिमान तारिका थीं। भरे भरे हाथ पैर की चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वो परे सैनिटोरियम की भाभी थी। परे माने सर्वो, सभी, पूरे सैनिटोरियम की भाभी थी। पूरे है, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, यहाँ पे छोट बड़ाओं की मात्रा रहेगी। उसके स्वास्थ्य के दुर्ग में भी भाई अपनी देखिए उपस्थिति दर्ज कराते रहिए। हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उपस्थिति ना दर्ज कराएं। कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी। उसके स्वास्थ्य के दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित छिद्र से प्रवेश पा गया था। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वो अपनी कदर्य गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। कभी लक्ष्यपति ससुर को लक्ष्य बनाती, हैं हमारे बुढ़ज्जू आधी कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू तिथान को जा रही है तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखो। वो कैसे बोलती, हैं हमारे बुढ़ज्जू आधी कुमाऊं के छत्रपति, पर बहू तिथान यानी शमशान को जा रही है तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बज्जात नर से मादा निकला। ऐ शाबाश, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है भाभी, तबीयत बाग बाग कर दी। कप्तान कहता, एक मेरा खसम साला पी के धुत होगा किसी गोरी मेम को लेकर, 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। दाढ़ी जारे की ठठरी उठेगी तो मजाल में भी सुहाग उतारूं। वो फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो? कप्तान हंसकर कहता, नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, कप्तान बेटा शाबाश है। तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूछें उखाड़कर हरामी के मुंह में ठूंस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता। मूछें उखाड़कर मुंह में ठूंसने की बात कुछ ऐसी जम जाती है कि वो भागकर बानों को सुना आता है। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती। चाय के बगीचों का अंत नहीं, किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थीं। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई है। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूंसने के स्वप्न अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन कप्तान उदास हो गया। बानों की बड़ी बड़ी आंखें में उदासी के डोरे पड़ गए। जब ऐसी हंसती खेलती लाल लाल भाभी को मौत खींच ले गई तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानों तो हवा में उड़ती रुई की फाया थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अमूल्य पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंद भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानों को चिड़चिड़ा बना दिया, पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस हंस खेल कर झेल लेती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानों की हर जिद पूरी करता। कभी वो खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती तो वो अपने खाकी वोर कोट में उसे लपेट कर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। बानों से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा था। उन 3 दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटी शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानो उससे
जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वो उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वो अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाश से गुलाबी चेहरा ढक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह में धीमी फुसफुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा। ठुड्डी मतलब दाढ़ी। बानो। उसके पहले होंठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठी। अरे मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरुली परुली रमा खस्ती, वो बोला। कितने साल की हो बानो तुम? इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ने ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौने सी बहू को उसने खींच कर हृदय से लगा लिया। पहले वो अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहां वो ठसकेदार बांका कप्तान और कहां हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांध कर रख दिया। पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे दिन ही उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वो कोने में बैठी छालियां कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थीं और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल लिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नववधु को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भयंकर लगा। उसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। बर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी बहशी बन गए थे। गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। बर्मा की युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल बर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ से बचाता सेंत गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5 शेर उड़द पीस कर बड़ियां तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वो कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते। वो घुलती गई और एक दिन 6 का तक्षक कुंडली बन मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया था। दूसरे दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं। फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उलाहने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनको अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता था। सैनिटोरियम की मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए, पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगे। अपनी साड़ियों का बॉक्स निकलवाकर बानो ने कई साड़ियों पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीबी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने को नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर टू डू 3 days। इससे ज्यादा नहीं बचेगी। कप्तान 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वो घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुवाली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा, मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बांह फैलाए खुला रहता था। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो।
यहां साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वो समझ गई कि आज उसे भी नोटिस दे दिया गया है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गलों गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वो काफी दूर तक चल लेती थी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वो घबरा कर उठा, बानो कहीं नहीं थी। भागकर वो मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आई, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी। सैनिटोरियम में आज पहली बार ऐसी अनहोनी घटना घटी। दूसरे दिन बड़ी दूर रथी घाट पर बानो की साड़ी मिली। मृत्यु के आने से पूर्व वो अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बानो ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर रात लंबी रातों के समान है जो काटे नहीं कटती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोंक पीट कर बहू छांटी, ऊंची अगली को गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी। देखो अब एक और इसमें एक पात्र आ गया, प्रभा इसकी दूसरी बीबी है। लड़की थी फिर दूजू की बीबी थी, जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियां सब भूल कर रह गया। उसके नाज नखरे 100 नखरे उठाता कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियां सब भूल कर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोंद निकल आई थी। चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूंछों में अब वो ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपटी के आसपास बाल सफेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। नैनीताल आकर कप्तान के दिल में एक टीस उठी। काठ गोदाम से चलकर गोठिया दिखा और वो गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए। भुआली चलें। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवा कर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुआली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंद्री साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज के अपने मांसल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी थी। भुआली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, वो बोली। कप्तान अब मेजर था, मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी, वो बोला। भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़ कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक्का सा रह गया। लकड़ी के धुएं से एकदम काली केटली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी में कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहली पहाड़ी कैसे हो गया, वो सोचने लगा। वो चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवियों को दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भल्लद्दा भल्लद्दा भल्लद्दा, कहकर वैष्णवियों के हेड ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का ऑर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी, इसी से शायद मर्दाने स्वर में बोल भी रही थी। सोचा बामण जीव की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपने दाढ़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंसी थी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया।
स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी, गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी, और गूंगी जिह्वा पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या ये गूंगी है? सरकार, ये लाठी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है इस चीज का? प्रभा मुग्ध लाठी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वो तो बह गया मीम साहब, अब तो लाठी इसका नाम है। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरुजी महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली, जीबड़ी इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वो, गले में चरियो था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरुमंत्र दिया। भयंकर 6 रोग था, एक एक शेर खून उगलता था, पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग सोग ठीक हो गया। इसका लाठी जीभ दिखा। दो कर लाठी ने भुवन मोहनी हंसी हंसती जीभ नहीं दिखाई। कुछ नहीं समझती साली, बस खाती है ढेर सारा, 2.5 शेर, सब भूल गया, हमारा आर्डर भी नहीं मानता। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। ओ माय गॉड, अपने आदमी को भी भूल गई क्या? प्रभा बोली। जो था सो था, इसको कुछ याद नहीं, खाली फिक फिक कर हंसती है हरामी। अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा है। हाँ, गुरु कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग बजाता उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। ये वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियां भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाठी! हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय बींध कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो, बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौट कर बिछड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीवी, गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सके? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठकर हुआ। कुछ ही पलों में वो बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वो लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। तो यहां तक इसकी कहानी हो गई। अब हम आपको बता रहे हैं कि कहानी की समीक्षा। देखो, कहानी कला के तत्वों के आधार पर लाठी कहानी की आप समीक्षा कीजिए। लाठी कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, लाठी कहानी का सारांश लिखिए, लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। ये सब प्रश्न बनते हैं इससे। तो आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा परिचय दे देंगे और 6 हेडिंग्स लिखनी होती हैं सदैव। कहानी कला के तत्व, 6 तत्वों के आधार पे कहानी कला की जो है विशेषताएं बताई जाती है और कहानी कला की समीक्षा की जाती है। तो पहली हेडिंग आपको कथानक दिख रही है। पहली हेडिंग में कथानक डाला जाता है। इससे पहले थोड़ा सा परिचय की लाठी कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है जो महान लेखिका शिवानी जी के द्वारा लिखी गई है। गौरा पंत शिवानी इनका नाम है। तो परिचय दे दीजिए। सुप्रसिद्ध लेखिका शिवानी ने अपनी कहानियों में भावात्मक और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझती टकराती नारी को बड़े रोचक और मार्मिक रूप से अभिचिन्हित किया है। शिवानी द्वारा रचित लाठी कहानी एक घटना प्रधान मार्मिक कहानी है। ये कहानी महिला त्रासदी पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि एक 16 वर्षीय खूबसूरत लड़की ससुराल में किस तरह सास ननद के तानों और अत्यधिक काम के बोझ तले दबकर क्षय रोग यानी टीबी का शिकार हो जाती है। कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। तो ऐसे आप लिखेंगे, कथानक शुरू करें। कथानक में क्या होता है, शॉर्टकट में आपको सारांश लिख देना होता है। लाठी कहानी कथानक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित है। कथानक में नई नवेली दुल्हन बानो के जीवन की त्रासदी को उकेरा गया है, जिसके पति कप्तान जोशी विवाह के तीसरे दिन ही उसे छोड़कर युद्ध भूमि में चले जाते हैं और 2 वर्षों के बाद लौटते हैं।
इन 2 वर्षों में बानो ने सास ननद के ताने सुने, सास के व्यंग्यमाण सहे, ससुराल में काम के बोझ तले दबकर संतरास भरी जिंदगी जीने के कारण उसको क्षय रोग का शिकार हो गया, मतलब वो क्षय रोग का शिकार हो जाती है। उसे गठिया सैनिटोरियम में भर्ती करा दिया जाता है। जब वो कप्तान आता है तो उसे पता चलता है कि बानो क्षय रोग की शिकार है, तो वो बानो के पास रहकर उसके जी जान से सेवा करने लगता है। किंतु एक दिन डॉक्टर उसे घर ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब उसका इलाज संभव नहीं था। कप्तान उसे घर लाने की जगह भुआली में किराए के मकान में ले जाना चाहता है, किंतु वो रात में ही नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कप्तान को जब नदी के किनारे उसके साड़ी मिली तो उसको मृत समझकर वो घर लौट गया और 1 वर्ष बाद दूसरा विवाह भी उसने कर लिया। उधर बानो को एक संत बचा लेता है और उसका क्षय रोग भी, तो कोई स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है, ठीक है। तो उसका क्षय रोग भी ठीक कर देता है, यानी टीबी ठीक कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी आवाज़ स्मृति यानी याददाश्त और आवाज़ दोनों चली जाती है। 16 वर्ष बाद जब अपनी पत्नी के साथ नैनीताल घूमने एक दौरान भुआली में चाय की दुकान पर बैठे थे कप्तान जोशी, तो मेजर बन चुके थे वे, तो उसकी भेंट लाटी से हो जाती है। मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन बानो उसे नहीं पहचानती है। मेजर उसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी में वो काफ़ी आगे बढ़ गया है, उसकी दूसरी पत्नी है और उसके बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। पत्नी बानो जैसी भोली नहीं है। इस प्रकार लाटी कहानी एक महिला की त्रासदी यानी ट्रेजिडी की भरी कहानी है, दुख भरी कहानी है, जिंदगी की कारुणिक कहानी है, जिंदगी की मर्मस्पर्शी कहानी है, हृदय को स्पर्श करने वाली, छू कर के गुजरती कहानी है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि महिला की शोषण का मुख्य महिला के मतलब स्त्री ही एक स्त्री की दुश्मन होती है, ये कारण बताया गया। पति के बिना स्त्री की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती है, उसे शारीरिक मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है, ये बताया गया है। पात्र और चरित्र चित्रण दूसरी हेडिंग डाल देंगे आप, तो इसमें आपको लिखना होगा कौन कौन से पात्र हैं और उसके कैसे कैरेक्टर हैं। तो पात्रों की दृष्टि से कहानी बड़ी ही रोचक और संतुलित है। कहानी के सभी पात्र कथानक के विकास में बड़े सहायक हैं, क्योंकि कप्तान जोशी, बानो, लाटी, नेपाली भाभी, प्रभा एवं वैष्णवी इसके मुख्य पात्र हैं। लेकिन लेखिका ने बानो यानी लाटी एवं कप्तान जोशी के चरित्र को विशेष रूप से संवारा है। इस कहानी में कप्तान जोशी का चरित्र अत्यधिक अंतर्द्वंद्वों से होकर के गुजरा है। नेपाली भाभी के चरित्र के माध्यम से कथानक को गतिशील बनाया गया है। कहानी में सभी पात्रों की सृष्टि सौद्देश्य की गई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से लाटी एक सफल कहानी है। कथोपकथन या संवाद। इस कहानी में संवादों की भरमार नहीं है, लेकिन जो भी हैं वह अत्यंत प्रभावपूर्ण, रोचक, भावात्मक पात्रों के अनुकूल हैं। ठीक है, प्रकाश डालने वाले हैं पात्रों के चरित्र पर। कहानी के संवाद संक्षिप्त हैं, सरल हैं, सारगर्भित हैं, स्वाभाविक हैं, स्पष्ट हैं, सार्थक और गतिशील हैं और लोक भाषा से जुड़े हुए हैं। देश काल और वातावरण अगली हेडिंग डाल देंगे। आलोच्य कहानी में यानी जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, आलोचना भी कीजिए, समालोचना भी कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो आलोच्य कहानी में देश काल और वातावरण को ध्यान हर जगह रखा गया है। कहानी की पृष्ठभूमि पहाड़ी क्षेत्र की है। पहाड़ी शब्द जैसे वुडज्यू, तिथाण आदि का प्रयोग पहाड़ी वातावरण बनाने के लिए किया गया है। सैनिटोरियम के वातावरण में भी लेखिका ने पहाड़ी चित्रों को साकार कर दिया है। अब भाषा शैली कैसी है? प्रस्तुत कहानी में शिवानी ने सामान्य बोलचाल की भाषा और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। पहाड़ी वातावरण में सृजित करने के लिए यथास्थान पहाड़ी शब्दों का भी समुचित प्रयोग कर दिया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आंचलिक सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग इस कहानी में हमें मिलता है। आधुनिक सभ्य समाज की इंग्लिश भाषा का एक उदाहरण भी, चलो डार्लिंग पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए, के गिलास में चाय पियेंगे। लेखिका ने इस शैली के रूप में चित्रात्मक, वर्णनात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, सबसे अधिक भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है, अब उद्देश्य क्या अंतिम होता है? किसी भी काम का कोई उद्देश्य होता है, तो कहानी का भी कोई उद्देश्य होता है। कहानी का उद्देश्य मध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है। लेखिका ने यह भी संदेश दिया है कि महिला ही महिला का शोषण करती है, उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। इसमें यही भी बताया गया है कि क्षय रोग असाध्य नहीं है, परिजनों के सहयोग और प्रेम से रोगी को बचाया जा सकता है। तो कैसी लगी आज की कहानी आप कमेंट करके बताइए और एक बार लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, और बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। आपके हो सकता है आंसू निकल आए हों, लेकिन फिलहाल आप शेयर कर दीजिए, लोग भी इसके मर्म को पहचानें और इसके धर्म को जानें।